गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा बीकॉम पार्ट सेकेंड के एबीएसटी के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स या आयकर जिसे हम कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आयकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई थी, उसी में आज मैं आय के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आयकर किसी भी व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 उपधारा 24 में आयकर को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ उदाहरण देकर यह बताया गया है कि किस किस आय को हम आय में शामिल करेंगे। तो इसमें जो मदें शामिल होंगी उनमें पहला मद आता है प्रॉफिट, लाभ और गेन, प्रॉफिट एंड गेंस, और दूसरा है लाभांश यानी डिविडेंड। तीसरा है धार्मिक एवं पुण्यार्थ प्रन्यास को प्राप्त कोई स्वैच्छिक अनुदान की राशि। चौथा है अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ, जो कि धारा 17(2) के और 3 के अंतर्गत कर योग्य हैं। यानी किसी भी करदाता को यदि किसी नियोक्ता से कोई अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ प्राप्त होता है तो वो उसके लिए कर योग्य होगा। कार्यालय के कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए कोई विशिष्ट भत्ते। अगर किसी करदाता को उसके कार्यालय संबंधी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई विशिष्ट भत्ता या अनुलाभ दिया जाता है तो वो आय में शामिल होगा। करदाता के निजी व्ययों की पूर्ति हेतु या जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त स्वीकृत विशेष भत्ता, ये भी आय में शामिल होगा। यानी इसमें भी अगर करदाता को किसी ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहाँ की उसकी जीवन निर्वाह की लागत अन्य स्थान के बदले में ज़्यादा है, तो उस बढ़ी हुई लागत, जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत को कंपनसेट करने के लिए अगर उसे कोई विशेष भत्ता मिलता है तो वो उसकी आय में शामिल होगा। किसी भी कंपनी के संचालक या कंपनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति को यदि कंपनी से कोई लाभ या लाभांश या कोई अनुलाभ प्राप्त होता है तो वो आय में शामिल होगा। किसी प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ, अगर किसी प्रतिनिधि करदाता को कोई लाभ या अनुलाभ प्राप्त होगा तो वो भी आय है। किसी मैनेजिंग एजेंसी या कंपनी में प्रबंधक संबंधी पद की समाप्ति पर उस व्यक्ति को अगर कोई क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो आय में शामिल होगी। यानी अगर किसी के पास कोई मैनेजिंग एजेंसी है और वो मैनेजिंग एजेंसी समाप्त कर दी जाती है और उसके बदले में उसको कोई कंपनसेशन मिलता है, या कोई कंपनी में मैनेजर के पद पर है और उसके पद को समाप्त करके उसको अगर हटाया जाता है और उसके बदले में उसको क्षतिपूर्ति मिलती है तो वो उसकी आय में शामिल होगी। व्यापार या पेशे से संबंधित किसी संघ द्वारा अपने सदस्यों को विशेष सेवा देने पर प्राप्त होने वाली आय। अगर कोई व्यापार या पेशे से संबंधित कोई संगठन बना हुआ है या कोई संघ बना हुआ है और उस संघ के सदस्य उस संघ को अगर कोई राशि देते हैं तो वो संघ की आय में शामिल होगी। डेप्रिसिएशन, ह्रास, डूबत ऋण, हानि या संचय आदि के संबंध में पूर्व में अगर कोई कटौती दी गई थी और गत वर्ष में वो राशि वसूल हो जाती है तो वह राशि भी आय होगी। किसी का अगर अनुज्ञा पत्र है यानी इंपोर्ट लाइसेंस है और इंपोर्ट लाइसेंस को अगर वो बेचता है उसको, तो उसके बेचने से होने वाला लाभ आय माना जाएगा। एक्सपोर्ट को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार से कोई नगद सहायता किसी को प्राप्त होती है तो वो आय में शामिल की जाएगी। इसी के साथ और सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में अगर कोई राशि वापस प्राप्त होती है तो वापसी की राशि आय है। व्यवसाय या पेशे से प्राप्त लाभ या अनुलाभ की राशि आय है। साझेदारी फर्म में साझेदार को प्राप्त या प्राप्य ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या अन्य किसी पारिश्रमिक की राशि करदाता की आय में शामिल होगी। किसी वाणिज्यिक अधिकार का प्रयोग न करने का अनुबंध करने के बदले में कोई राशि प्राप्त करने पर प्राप्त राशि। यानी अगर किसी के पास कोई ऐसा वाणिज्यिक अधिकार है या कोई ऐसा लाइसेंस है या कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान है और किसी दूसरे व्यक्ति से उसको उस अधिकार को प्रयोग में न लेने के बदले में उसके द्वारा किए गए अनुबंध के बदले में कोई राशि प्राप्त होती है तो वो प्राप्त राशि कर योग्य होगी।
कर योग्य पूंजी लाभ, कैपिटल गेन यानी टैक्सेबल कैपिटल गेन। बीमा व्यवसाय के लाभ, लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, घुड़दौड़, ताश के खेल, जुए, शर्त, किसी भी तरीके का कोई शर्त या किसी भी प्रकृति का कोई खेल है जिसमें कोई राशि अगर जीती गई है तो वो राशि भी आय है। करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से किसी भविष्य निधि या सुपर एनुएशन फंड या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 या कर्मचारियों के कल्याण के लिए स्थापित किसी अन्य कोष में कोई राशि अंशदान के रूप में प्राप्त होती है और वह राशि अगर उस फंड में समय से जमा नहीं करवाई जाती है तो वह राशि करदाता की आय में शामिल कर ली जाएगी। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि यानी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर किसी ने ली है और उस पॉलिसी पर मैच्योरिटी पर कोई राशि प्राप्त होती है बोनस सहित, तो प्राप्तकर्ता की आय में उसको शामिल किया जाएगा। और यदि ऐसी पॉलिसी नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों के लिए ली है तो कर्मचारी को प्राप्त राशि उसके वेतन शीर्षक की आय में कर योग्य होगी। और यदि ऐसी पॉलिसी ऐसे व्यक्ति के लिए ली गई है जो व्यापार या पेशा चलाता है तो ऐसी पॉलिसी पर प्राप्त राशि व्यापार या पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। और यदि पॉलिसी किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा ली गई है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए ली गई है, तो फिर पॉलिसी की प्राप्त राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अब इसके आगे आता है कि यदि 1 अप्रैल 2003 के बाद लेकिन 1 अप्रैल 2012 से पूर्व निर्गमित जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में किसी भी वर्ष अगर चुकाया गया प्रीमियम बीमित राशि के 20% से अधिक हो तथा 1/4/2012 या उसके बाद ली गई पॉलिसी पर चुकाया गया प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक हो तो पॉलिसी के संबंध में प्राप्त राशि आय मानते हुए कर योग्य होगी। परंतु यदि इस प्रकार से प्राप्त राशि बीमित व्यक्ति की मृत्यु की दशा में प्राप्त होती है तो वह राशि कर मुक्त होगी। व्यापारिक अथवा पेशागत संबंधों के कारण कोई उपहार मिला है व्यापारिक तो वह उपहार आय है। अपने सदस्यों द्वारा संचालित सहकारी समिति को बैंकिंग व्यवसाय से अगर आय है तो वो उस बैंकिंग सहकारी समिति के आय में शामिल होगी। किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण अनुबंध पर प्राप्त अग्रिम राशि यदि जब्त कर ली जाती है तो ऐसी राशि भी जब्त करने वाले की आय में शामिल की जाएगी। बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई धनराशि जो 50,000 रुपये से अधिक हो वह भी आय है। यदि कोई अचल संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त की गई हो जिसका मुद्रांक शुल्क के हेतु मूल्य 50,000 से अधिक हो तो जो संपत्ति का मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य होगा वह प्राप्तकर्ता की आय में शामिल किया जाएगा। जिसे वो अचल संपत्ति बिना प्रतिफल के प्राप्त हुई है उसकी आय में उसको शामिल किया जाएगा। और यदि कोई अचल संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बदले प्राप्त की गई हो जिसका मुद्रांक शुल्क हेतु मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो तो संपत्ति के मुद्रांक शुल्क हेतु जो मूल्य है उसका प्राप्त प्रतिफल से अधिक की वाली राशि प्राप्तकर्ता की आय में शामिल की जाएगी। अब बात आती है कि ये इतनी सारे उदाहरण हमने देखे कि ये आय हैं, लेकिन ये जो उदाहरण है इससे ये स्पष्ट नहीं होता है या इससे पूरी जानकारी नहीं मिलती कि ये आय की क्या परिभाषा है। तो आय का ये केवल क्षेत्र बताते हैं और समय समय पर आय को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसमें एक परिभाषा है, न्यायाधीश सर लाउंस ने आयकर आयुक्त बनाम शॉ वॉलेसन कंपनी के मामले में एक परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि आय का अभिप्राय एक सामयिक मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता से या किसी निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। आय किसी पेड़ के फल या खेत की फसल के समान है। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब बातों को देखते हुए हमें कुछ पॉइंट और समझने होंगे कि किसी भी राशि को आय मानने के लिए हमें और क्या क्या देखना है। तो उसमें पहला तथ्य ये देखना है कि आय का साधन,
सोर्स ऑफ इनकम, यानी किसी भी राशि को हम आय तभी मानेंगे जबकि वह आय किसी निश्चित स्रोत से या साधन से प्राप्त होती हो। दूसरा है आय की नियमितता, रेगुलरिटी ऑफ इनकम। आय की रेगुलरिटी भी देखनी है कि आय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक रूप में नियमित प्राप्त हो। लेकिन एकमुश्त रूप से प्राप्त राशि भी कई बार आय की श्रेणी में शामिल कर ली जाती है। जैसे अगर कोई रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद उसे ग्रेच्युटी की राशि मिलती है तो वो उसकी आय में शामिल होगी। इसी तरीके से अगर किसी के कोई लॉटरी या वर्क पहेली या गुड़दौड़ में उसने अगर कोई राशि जीती है तो वो हमेशा नहीं होती, नियमित रूप से नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आय में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है मुद्रा के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मनी। किसी भी प्राप्ति को मुद्रा के रूप में प्राप्त होने पर ही आय में शामिल किया जाएगा। यदि अमौद्रिक प्रतिफल के रूप में मिला है तो उसको मुद्रा के रूप में उसको मापा जाएगा और जो राशि होगी वही उसकी आय में शामिल की जाएगी। आय बाह्य साधनों से प्राप्त होनी चाहिए। इनकम शुड कम फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कोई भी व्यक्ति स्वयं से व्यवहार करके आय प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए आय का साधन बाह्य होना चाहिए। नेक्स्ट है अवैध साधनों से आय, इनकम फ्रॉम इलीगल सोर्स, यानी आयकर अधिनियम में वैध और अवैध आय में कोई भेद नहीं किया गया है। अवैध कार्यों से प्राप्त राशि भी, जैसे तस्करी, चोरी, डकैती, लाइसेंस का दुरुपयोग, ट्रेडमार्क का दुरुपयोग या रिश्वत के रूप में भी अगर किसी ने कोई आय अर्जित की है तो वह आय भी करदाता की आय में ही शामिल होगी। नेक्स्ट है आय के स्वामित्व संबंधी विवाद होने पर आय, डिस्प्यूटेड इनकम इज ऑल्सो इनकम, यानी अगर किसी आय के संबंध में डिस्प्यूट चल रहा है, यदि आय प्राप्ति आय के स्वामी को नहीं हो रही है तो आयकर उस व्यक्ति पर लगेगा जो आय का वास्तविक स्वामी है। और यदि स्वामित्व के संबंध में, किसी आय के स्वामित्व के संबंध में पहले विवाद चल रहा है तो विवाद होने पर ऐसी आय पर, विवादाग्रस्त आय पर कर निर्धारण नहीं टाला जाएगा, बल्कि उस आय पर जिस व्यक्ति को वो आय प्राप्त हो रही है उसी को उस पर टैक्स देना होगा। नेक्स्ट आता है आय का उपयोग व आय का मोड, एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। अब देखिए आय का उपयोग क्या है और आय का मोड क्या है, ये दो चीज़ें हमें समझनी हैं। तो आय का उपयोग पहले हम समझते हैं कि आय का उपयोग यदि करदाता अपनी आय को अपनी स्वयं की इच्छा से उपयोग करता है या उसे हस्तांतरित करता है तो उसे आय का उपयोग कहेंगे। और आय का उपयोग करदाता की आय मानी जाती है और ऐसी आय पर करदाता को कर देना होता है। अब आय का उपयोग का उदाहरण अगर हम देखें तो अगर किसी कर्मचारी के वेतन में से जो भी कटौतियाँ की जाती हैं, जैसे बीमा प्रीमियम काटा जाता है, भविष्य निधि का पैसा काटा जाता है, तो वो राशि क्योंकि करदाता अपनी इच्छा से करवा रहा है, कर्मचारी अपनी इच्छा से उसकी कटौती करवाता है, तो वो उसके लिए आय का उपयोग माना जाएगा और कर्मचारी को अपने वेतन की सकल आय पर कर देना होगा, न कि वेतन की शुद्ध आय पर। तो आय का उपयोग स्वेच्छा से होता है। और दूसरा चीज़ है आय का मोड, डाइवर्शन ऑफ इनकम। आय का मोड करदाता स्वयं अपनी इच्छा से नहीं करता है। करदाता अनिवार्य, यानी अगर कोई अनुबंध ऐसा हुआ है और उस अनुबंध के अंतर्गत करदाता को जो आय प्राप्त हो रही है उस आय में से अनिवार्य रूप से उसे अन्य किसी व्यक्ति को भी कोई राशि चुकानी होती है, तो वो स्वेच्छा से नहीं की गई है, अनुबंध के अंतर्गत अनिवार्य रूप से उसे करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो राशि वह किसी अन्य व्यक्ति को देगा वह उसके लिए आय का मोड कहलाएगा। और आय का मोड करदाता की आय नहीं मानी जाती, इसलिए आय के मोड पर करदाता को कर नहीं देना होता। अब जैसे आय के मोड का उदाहरण लें कि अगर किसी व्यक्ति को किसी वसीयत के अंतर्गत या न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी मकान या अन्य साधन से आय में हिस्सा दिया जाता है और उसमें उसे अनिवार्य रूप से उस मकान की आय में से कुछ हिस्सा किसी दूसरे व्यक्ति को भी देना है, तो वो जो राशि आय की राशि वो अन्य व्यक्ति को चुकाएगा। वो स्वेच्छा से नहीं कर रहा है, वो वसीयत या न्यायालय के आदेश पर ऐसा कर रहा है, तो ये उसके लिए आय का मोड है। और आय का मोड, जो राशि वो दूसरे व्यक्ति को चुका रहा है वह राशि करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगी,
ये आय का मोड है। तो आय का उपयोग कर योग्य है और आय का मोड कर योग्य नहीं है। नेक्स्ट है प्राप्ति के देय होते ही आय होना, यानी यदि कोई आय गत वर्ष में करदाता ने अर्जित कर ली है या उसके उदय हो गई है तो उसको उसी गत वर्ष में उसको उस आय पर कर देना होगा और वो आय मानी जाती है उसकी। मूल्य वृद्धि आय नहीं है। यदि करदाता की संपत्तियों के बाजार मूल्य में कोई वृद्धि हो जाती है तो मूल्य वृद्धि, किसी भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि अगर हुई है तो वो वृद्धि आय नहीं मानी जाएगी। संभावित आय को आय नहीं मानेंगे, यानी अगर ये संभावना है कि उसकी संभावित आय है कि ये आय उसे हो सकती है और वो वास्तव में उसे प्राप्त नहीं हुई है, तो जब तक वो प्राप्त नहीं होगी तब तक उसे आय में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थायी या अस्थायी स्रोत, आयकर की दृष्टि से आयकर के स्थायी या अस्थायी स्रोत में कोई अंतर नहीं है। अस्थायी स्रोत की आय भी कर योग्य है। नेक्स्ट है धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियाँ। रिसीट ऑफ इनकम ऑन अकाउंट ऑफ धर्मादा, यानी यदि कोई राशि धर्मादा राशि के संबंध में प्राप्त होती है तो उसे आय नहीं माना जाता। पिन धनराशि आय नहीं है। पिन मनी इज़ नॉट एन इनकम, यानी किसी स्त्री द्वारा अपने पति से घर खर्च के लिए जो राशि उसे मिली है उस राशि में से अगर उसने उस पैसे में से उसने कोई धनराशि बचाई है तो वह उसकी बचत है और वो बचत राशि पिन मनी कहलाती है, पिन धनराशि कहलाती है और आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसको आय में शामिल नहीं किया जाता। आय में हानि भी शामिल है। इनकम इंक्लूड्स लॉसेस, यानी यदि किसी आय के संबंध में कोई हानि हुई है, आय के स्थान पर अगर किसी स्रोत से हानि हुई है तो उस हानि को अन्य आयों से समायोजित किया जाता है और इस प्रकार आय ऋणात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक आय भी एक प्रकार की आय है। आयगत प्राप्ति तथा पूंजीगत प्राप्ति में अंतर है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। तो सभी आयगत प्राप्तियां सामान्यतः आय मानी जाती हैं, जबकि सभी आयगत प्राप्तियां कर योग्य हैं, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां सामान्यतः आय नहीं मानी जाती। ऐसी प्राप्तियों को आयकर अधिनियम में स्पष्टतः आय नहीं माना गया है। मूलधन एवं ब्याज का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, यानी कि यदि किसी प्राप्ति के संबंध में ये स्पष्ट नहीं है कि यह राशि मूलधन की है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है या ब्याज की है, तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी प्राप्त राशि को सबसे पहले इंटरेस्ट मानेगा और बाद में शेष राशि को प्रिंसिपल अमाउंट माना जाएगा। तो ये था कि आय में हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं। अब हम बात करते हैं आय के शीर्षक, हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 14 में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है वेतन शीर्षक से आय, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है व्यवसाय या पेशे के लाभ, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। और लास्ट हेड है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 मेन शीर्षक हैं जो कि हमें आयकर अधिनियम के अंतर्गत पढ़ने हैं, यानी हेड्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब आता है ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। आय के विभिन्न जो शीर्षक हैं, 5 शीर्षक जो अभी मैंने आपको बताए, उन 5 शीर्षकों में गणना की गई कुल आय सकल कुल आय कहलाती है। तो सकल कुल आय में 5 जरूरी नहीं है कि हर करदाता को इन 5 शीर्षकों से आय हो। अगर कोई करदाता है उसको 2 शीर्षक से ही अगर आय हो रही है तो उसके दोनों शीर्षकों की आय सकल कुल आय होगी। लेकिन सकल कुल आय की गणना में आयकर अधिनियम के अध्याय 6A में अगर जो कटौतियाँ दी गई हैं वो कटौतियाँ नहीं घटाई जाती हैं। तो यदि एक व्यक्ति को सभी शीर्षकों से आय प्राप्त नहीं होती तो उसे जिन शीर्षकों से भी आय प्राप्त होगी उन सभी शीर्षकों की आय सकल कुल आय का योग सकल कुल आय कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम कहलाती है। नेक्स्ट है टोटल इनकम, कुल आय।
अब जो ग्रॉस टोटल इनकम है, उस ग्रॉस टोटल इनकम या सकल कुल आय में से आयकर अधिनियम के अध्याय 6A के अंतर्गत वर्णित धारा 80C से लेकर 80U तक की सभी कटौतियों को घटाने के बाद जो राशि शेष बचेगी वही राशि कुल आय कहलाती है, टोटल इनकम कहलाती है, और कुल आय पर ही कर की गणना की जाती है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इनकम। आयकर अधिनियम की धारा 10 उपधारा 1 के अंतर्गत भारत में स्थित कृषि भूमि से आय को करमुक्त घोषित किया गया है और कृषि आय में भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला किराया, अन्य आय जो कृषि से उत्पन्न होती है, को शामिल किया जाता है। कृषि आय में जो बातें हमें देखनी है वो ये है कि आय कृषि भूमि से उत्पन्न होनी चाहिए, कृषि भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए और भूमि को कृषि भूमि में ही माना जाए। भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना भी ज़रूरी है, यानी जो भी ज़मीन है उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ से ही काम में लिया जाना चाहिए। इसके तब उससे जो भी आय होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। तो हमें पहला देखना है कि आय कृषि भूमि से हो, कृषि भूमि भारत में स्थित हो, भूमि को कृषि भूमि माना जाए। तो कृषि भूमि माना जाने के लिए ये देखना है कि अगर कोई भूमि पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 से तक की जनसंख्या वाले गांव में स्थित है या उसके आसपास स्थित है तो वो कृषि भूमि मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट है भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने का मतलब है कि कृषि कार्यों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, प्राथमिक कार्य और सहायक कार्य। प्राथमिक कार्य यानी प्राथमिक कार्य में ज़मीन से पौधा बाहर निकलने से पहले जो भी काम किए जाते हैं वो प्राथमिक कार्य हैं, जैसे भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि। और सहायक कार्य हैं, सहायक कार्य में ज़मीन से पौधा बाहर निकलने के बाद जो भी काम किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत गुड़ाई करना, निराई करना, सिंचाई करना, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना, फसल की कटाई करना, ये सहायक कार्य हैं। तो कृषि भूमि का कृषि कार्यों में प्रयुक्त होना ज़रूरी है। इसके लिए हमें ये देखना है कि भूमि पर प्राथमिक कार्यों को संपन्न किए बगैर बाद के कार्य अगर किए जाते हैं तो ऐसी आय कृषि आय नहीं कहलाएगी। यानी स्वतः ही उगे हुए पेड़ पौधों को या घास को काट कर अगर उसको बेचा जाता है तो उससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, कृषि का आय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई व्यक्ति कृषि भूमि पर प्राइमरी फंक्शन नहीं करता, प्राथमिक कार्यों को संपन्न नहीं करता है, भूमि को जोतना, बीज बोना, पानी देना और उसके बाद फसल काटना, ये सारे कार्य अगर वो करता है तभी उस फसल को बेचने से होने वाली आय करदाता के लिए कृषि आय मानी जाएगी। कृषि आय के प्रकार अब हम देखें तो कृषि आय के प्रकार में आता है भूमि से प्राप्त किराया। यानी यदि कोई भूस्वामी ज़मीन का स्वामी है और अपनी भूमि पर कृषि कार्य का अधिकार, अपना जो अधिकार है वह अन्य व्यक्ति को दे देता है और उसके प्रतिफल में उसे कोई राशि प्राप्त होती है तो वो भूमि का किराया होगा और ऐसी आय को कृषि आय माना जाएगा। दूसरा है भूमि पर कृषि कार्य करने से प्राप्त आय। यानी भूमि पर किसी भी व्यक्ति, चाहे वो उसका स्वामी हो या किराएदार हो या तो के द्वारा कृषि क्रिया करने के परिणाम स्वरूप जो आय प्राप्त होती है वह एग्रीकल्चर इनकम है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि प्राथमिक कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है भूमि से प्राप्त उपज को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया से होने वाली आय। यानी कुछ उपज इस प्रकार की होती है कि उसको बेचने से पहले उस पर कुछ क्रियाएं और करनी आवश्यक होती हैं और इस प्रकार की क्रियाएं यदि साधारण होती हैं तो उनसे होने वाली आय को भी कृषि आय में शामिल किया जाता है। जैसे कि तंबाकू को सुखाना, गन्ने के रस से गुड़ बनाना, जूट के पौधे से रेशे अलग करना, ये सब आता है। ये सारे कृषि कार्य, ये कृषि इनकम के, एग्रीकल्चर इनकम के प्रकार हैं। फिर है कृषक द्वारा कृषि की उपज को विक्रय करने से प्राप्त आय। यानी किसान द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई या किराए के रूप में प्राप्त उपज को बाजार में बेचने या अपनी स्वयं की दुकान पर बेचने से होने वाली आय एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है।
लेकिन अगर कृषक अन्य व्यक्ति की फसल को बेचता है तो वो उसके लिए होने वाली इनकम कृषि आय नहीं होगी। कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त मकान की आय, यानी कृषि भूमि पर अगर कोई मकान बना हुआ है या उसके बिल्कुल निकट बना हुआ है, उससे अगर उसको कोई इनकम होती है तो वह एग्रीकल्चर इनकम है। मकान कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के स्वामित्व में होना चाहिए। मकान का उपयोग कृषक के रहने के लिए या भंडार गृह या बाहरी भवन के रूप में होना चाहिए। मकान जिस भूमि पर स्थित हो उस भूमि पर लगान या स्थानीय कर लगता हो। तो कृषि कार्य में प्रयुक्त मकान की आय, ये शर्तें अगर पूरी होती हैं और उससे अगर कोई इनकम हो रही है उस मकान से तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। और अन्य कृषि आय, यानी इसके अलावा कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त पशुओं के चरने हेतु स्वयं उगी हुई घास या जंगल को किराए पर देने से होने वाली आय भी एग्रीकल्चर इनकम है। यदि किसी भूमि को बंधक रखकर किसी व्यक्ति ने ऋण दिया है तो बंधक रखने वाले व्यक्ति द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि का किराया, तो कुछ ऐसी इनकम हैं ये अन्य कृषि आय के रूप में शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं अंशतः कृषि आय, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले हम लेते हैं चाय के उत्पादन से आय। चाय के उत्पादन में दो क्रियाएं शामिल होती हैं, एक तो चाय को उगाना और चाय को दूसरा विक्रय योग्य बनाना। तो चाय को विक्रय योग्य बनाने की क्रिया व्यापारिक क्रिया है और इस प्रकार चाय बागान की आय को दो भागों में बांटा जाता है और इस अधिनियम के अंतर्गत उनको ऐसी आय का 60% तो कृषि आय होता है और 40% व्यापारिक आय माना जाता है। तो लेकिन इसमें दो शर्तें पूरी करना ज़रूरी है करदाता के लिए। शर्त यह है कि करदाता ने चाय स्वयं उगाई हो और करदाता ने ही चाय की निर्माण प्रक्रिया भी की हो। तो दोनों क्रियाएं अगर उसने संपन्न की है तो उससे जो उसको इनकम होगी उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 40% बिजनेस की इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट है रबड़ के उत्पादन से आय। आयकर नियम 2003 के प्रावधान के अनुसार भारत में रबड़ के पौधों एवं पौधों से सेंट्रीफ्यूज्ड लेटेक्स, सेनेक्स या लेटेक्स आधारित क्रैक्स या ब्राउन क्रैक्स उत्पाद करके बेचने से अगर कोई आय होती है तो उस कुल आय का 65% कृषि आय होगा और 35% भाग व्यापारिक आय माना जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन से आय। आयकर नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार भारत में कॉफ़ी के पौधों से प्राप्त कॉफ़ी का शुद्धिकरण करके बेचने से होने वाली कुल आय का 75% कृषि आय है और 25% भाग व्यापारिक आय माना जाता है। और अन्य व्यवसाय से अंशतः कृषि आय, यानी करदाता द्वारा अपने व्यापार में उत्पादन कार्य हेतु अपने फार्म पर उत्पन्न की गई उपज या लगान से प्राप्त उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसी उपज के बाजार मूल्य में से कुल लागत को घटाकर शेष राशि को कृषि आय माना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे या महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जिनको कि मैंने आपको बताया। अब अगले लेक्चर में मैं आपको करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की कर योग्य आय के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि गत वर्ष में उसकी भारत में निवास स्थिति किस प्रकार की थी।